बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिफरेंट तरह के रेडियो एक्टिव डिकेज़ की बात कर रहे थे और इससे पहले हमने अल्फ़ा डिके और बीटा डिके की बात की। अब हम और भी कुछ तरह के जो डिकेज़ हैं रेडियो एक्टिव उनकी हम बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गामा डिके को। अब इससे पीछे जो हमने अल्फ़ा डिके या बीटा डिके देखा तो उसमें हमने देखा कि अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जबकि बीटा पार्टिकल जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और इसके कॉन्ट्रेरी जो गामा रेस हैं ये ना ही पॉजिटिवली चार्ज होती हैं और ना ही ये नेगेटिवली चार्ज होती हैं, बल्कि ये न्यूट्रल रेस होती हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी जो है इन रेस की वो हाई फ्रीक्वेंसी होती है। जब भी अल्फ़ा या बीटा डिके होता है और उससे जो डाटर न्यूक्लियस बनता है, स्टिल उसकी एनर्जी जो है वो हाई एनर्जी होती है और वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। और वो ख़ुद को स्टेबल करने के लिए कुछ एनर्जी जो है वो गामा रेस की शक्ल में लूज़ करता है और इन रेस की एनर्जी जो है वो अराउंड 10 रेस पर -12 जूल होती है। यानी इस बात को आप यूँ समझ सकते हैं कि ये एक न्यूक्लियस है जो पेरेंट एटम है, और पेरेंट एटम का जब ये गामा डिके हुआ यानी जब गामा रेस से निकली तो ये डाटर न्यूक्लियस जो है वो बनेगा जिसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों जो है वो पेरेंट न्यूक्लियस के बराबर हैं। बस वो एनर्जी वाइज जो है वो पेरेंट न्यूक्लियस से थोड़ा कम है। ये वाली बात आप समझें। यानी इससे पीछे जो हमने अल्फ़ा डिके या बीटा डिके की बात करी, वहाँ पे जो पेरेंट न्यूक्लियस होता था और डाटर न्यूक्लियस होता था, उनके दरमियान जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेज हैं वो डिफरेंट होते थे। जबकि यहाँ पे पेरेंट और डाटर न्यूक्लियस जो है वो दोनों के एटॉमिक मैसेज और एटॉमिक नंबर्स जो हैं वो सेम है। जो डिफरेंस होता है बेसिकली पेरेंट न्यूक्लियस और डाटर न्यूक्लियस के दरमियान वो सिर्फ एनर्जी का है। यानी हाई एनर्जी पेरेंट न्यूक्लियस जो है वो कुछ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गामा रेस जो है लूज़ कर देता है और एक डाटर न्यूक्लियस फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे आप ये वाली बात समझें कि ये जो एमिशन होती है, हमने बात कर ली कि ये जस्ट एनर्जी का एमिशन होता है। एनर्जी का और तरह का एमिशन भी हो सकता है, एक्सरेज की शक्ल में एमिशन हो सकते हैं। लेकिन ये वाली बात आप यहाँ पे ज़हन में बना के रखें कि जो बुनियादी फ़र्क है गामा रेस में और एक्स रेस में वो ये वाला है कि एक्स रेस जो हैं वो बेसिकली उन इलेक्ट्रॉन से एमिट होते हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जबकि जो गामा रेस का एमिशन है ये बेसिकली न्यूक्लियस से होता है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मैकेनिज़्म के एक्स रेस और गामा रेस जो हैं उनका ओरिजिन कैसे होता है। यानी एक्स रेस का ओरिजिन जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन है विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, जबकि गामा रेस का जो ओरिजिन है वो न्यूक्लियस है। तो ये वाली बात हमने समझ ली कि जो एक्स रेज़ हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं, लेकिन ये न्यूक्लियस से एमिट नहीं होती, बल्कि ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन से एनर्जी चेंजेस के अकॉर्डिंग जो हैं वो एमिट हो रही होती हैं। तो अब हम थोड़ी बात कर लेंगे कि अल्फ़ा बीटा और गामा रेस प्रॉपर्टीज़ में जो है वो किस तरह से डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले अल्फ़ा पार्टिकल की हम बात कर लेते हैं कि ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है और बेसिकली ये मजमूआ होता है 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स का। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, +2 इनका जो है वो चार्ज होता है। मास की हम बात करें तो ये लार्ज पार्टिकल होते हैं, सो रिलेटिवली लार्ज जो है इनका मास होता है। स्पीड अकॉर्डिंगली इनकी स्लो होती है। हाईली आयोनाइजिंग जो हैं ये पार्टिकल्स होते हैं और ये बड़े डेंजरस होते हैं बॉडी के अंदर, यानी चूँकि आयोनाइज कर सकते हैं तो इस वजह से ये बॉडी के लिए जो है वो बड़ा हैज़र्डस होते हैं। बीटा पार्टिकल की अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन ही होता है जिसका -1 चार्ज होता है। मास इनका बहुत कम होता है, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, आयनाइजिंग इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता। और गामा रेस की अगर हम बात करें तो ये तो हमने बात कर ली कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनके ऊपर चार्ज कोई नहीं होता। हाँ, इनका मूव करने की जो स्पीड है वो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से लाइट मूव करती है। आयनाइजिंग इफेक्ट इनका ना होने के बराबर होता है। ये वाली पिक्चर जो है ये बेसिकली शो करवा रही है कि ये जो 3 तरह के पार्टिकल्स हैं, यानी अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेस, इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो किस तरह से। अल्फ़ा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, हमने पीछे बात की थी कि एक बड़ी थिन शीट से भी इसको जो है वो स्टॉप करवाया जा सकता है। बीटा पार्टिकल की जो पेनिट्रेटिंग एबिलिटी है वो रिलेटिवली ज़्यादा होती है, लेकिन जो गामा रेज है वो बहुत ही ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होते हैं। ये पिक्चर आपको ये वाला फिनोमेना शो करवा रही है। अब हम कुछ और पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं, यानी पार्टिकल्स अदर दैन अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेस। तो उसमें सबसे पहले हम पॉजिट्रॉन की बात करेंगे कि पॉजिट्रॉन डिके जो है वो किस तरह से होता है और पॉजिट्रॉन डिके जो है वो किस तरह के एटम्स में होता है।
तो ये आप बात समझ लें कि उन न्यूक्लियाई के अंदर पॉजिट्रॉन डिके होगा जिनके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, और पॉजिट्रॉन डिके के नतीजे में वो कुछ स्टेबिलिटी जो है वो गेन कर लेते हैं। यानी पॉजिट्रॉन डिके जब होगा तो उनका जो प्रोटॉन जो है वो टूटेगा और उस डिसइंटीग्रेशन के नतीजे में प्रोटॉन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन में। यानी उनके अंदर चूँकि एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं तो कुछ प्रोटॉन के ब्रेक हो जाने की वजह से वो तादाद जो है वो कहीं करीब करीब आ जाएगी। तो ये जब डिके होता है यानी प्रोटॉन जब टूट के न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो उस दौरान एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन को आप समझ लें कि स्मॉल पार्टिकल जिसके ऊपर माइनस चार्ज होता है, और पॉजिट्रॉन उसका एंटी पार्टिकल है, यानी ये भी उसी तरह से स्मॉल पार्टिकल होगा, प्रॉपर्टीज़ वाइज उसी तरह से होता है, लेकिन चार्ज जो है वो इसके ऊपर +1 होता है। तो जब भी पॉजिट्रॉन डिके होता है तो मास मोमेंटम को बराबर करने के लिए साथ साथ एक न्यूट्रिनो जो है वो भी एमिट हो रहा होता है। दोबारा से ये वाली सारी बात हम समझ लेते हैं कि पॉजिट्रॉन डिके बेसिकली उन न्यूक्लियाई के अंदर होता है जिनमें प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और प्रोटॉन जब टूटता है डिसइंटीग्रेट होता है तो कुछ न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। इस दौरान एक पार्टिकल जो है वो मिट हो रहा होता है जो अपनी प्रॉपर्टीज़ में इलेक्ट्रॉन की तरह का होता है, बस उसके ऊपर चार्ज जो है वो पॉजिटिव हो रहा होता है। जब पॉजिट्रॉन डिके होता है तो उसके साथ साथ मास मोमेंटम को बराबर करने के लिए एक न्यूट्रिनो भी एमिट होता है। ये वाली बात आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये पेरेंट न्यूक्लियाई है जिसका एटॉमिक मास जो है वो A है, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो Z है। तो इसमें आप ये समझ, और एटॉमिक नंबर के मतलब आपको होता है कि ये एक्चुअली नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं। तो जब प्रोटॉन डिके होगा तो उसमें आप समझें कि ये जो डॉटर न्यूक्लियाई है, अब इसमें जो प्रोटॉन की तादाद है वो एक कम हो गई, यानी स्टार्टिंग मटेरियल में Z थी अगर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, तो अब जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसमें एक प्रोटॉन आप देख सकते हैं कम है। एटॉमिक मास जो है वो स्टिल बराबर है, यानी बेसिकली प्रोटॉन एक टूट गया और एक न्यूट्रॉन जो है वो बन गया। एक प्रोटॉन कम हुआ, एक न्यूट्रॉन ज़्यादा हुआ, तो ओवरऑल जो एटॉमिक मास है वो सेम रहेगा। लेकिन चूंकि प्रोटॉन एक जो है वो कम हो गया तो उसके नतीजे में क्या होगा कि एक जो है वो पॉजिट्रॉन एमिट होगा, यानी जो कि एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, और साथ जो है वो मास मोमेंटम को बराबर करने के लिए न्यूट्रिनो एमिट हो रहा होता है। तो ये आप समझ लें फिर से एक दफ़ा बात कि पॉजिट्रॉन जो है बेसिकली फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ इसकी इलेक्ट्रॉन की तरह की होती हैं, लेकिन इसके ऊपर चार्ज जो है वो +1 होता है। तो इस तरह से पॉजिट्रॉन डिके होता है। दोबारा से आप समझ लें कि ये पेरेंट न्यूक्लियाई है जिसका एटॉमिक मास जो है वो A है, एटॉमिक नंबर Z है, यानी Z जो है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। लेकिन जब डिके हो जाएगा तो प्रोटॉन की तादाद जो है वो कम हो जाएगी और साथ में पॉजिट्रॉन जो है मिट होगा। इसी तरह से न्यूट्रॉन डिके जो है ये उन न्यूक्लियाई के अंदर होगा जो कि न्यूट्रॉन रिच होते हैं, यानी जिनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है। सो कुछ न्यूट्रॉन जो है ये एमिट कर देंगे, और जब ये न्यूट्रॉन जो है एमिट हो जाएगा तो सेम ही एटम का कोई और आइसोटोप बन जाएगा। यानी आइसोटोप्स के मतलब ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि एक ही एलिमेंट के एटम ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह लें कि उनके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो तो सेम होती है लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है, उसको हम आइसोटोप कहते हैं। तो जब भी न्यूट्रॉन एमिट होगा तो उसके नतीजे में जो है वो डेफिनेटली कोई और आइसोटोप उसी एटम का उसी एलिमेंट का जो है वो पैदा हो जाएगा। यानी जब न्यूट्रॉन डिके होगा तो जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा वो एक्साइटेड स्टेट में होता है, यानी उसकी एनर्जी जो है वो कुछ ज़्यादा होती है। तो वो एनर्जी लोअर लेवल पे लाने के लिए कुछ गैमा रेज जो हैं वो यानी एनर्जी की शक्ल में जो है वो कुछ एमिशन होगी जिससे वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। ये वाली बात आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि पेरेंट एटम जिसका एटॉमिक नंबर अगेन Z और एटॉमिक मास जो है वो A है, जब न्यूट्रॉन डिके हुआ तो प्रोटॉन की तादाद जो है Z वो तो सेम रही लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो एक कम हो गया, यानी एटॉमिक मास उसका जो है वो एक दर्जे कम हो गया और उसके नतीजे में एक न्यूट्रॉन जो है वो एमिट हो रहा है। यहाँ नीचे आप रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हैं कि ज़ीनॉन है जिसका एटॉमिक नंबर यानी जिसमें प्रोटॉन की तादाद 54 है और इसका मास नंबर जो है वो 138 है। लेकिन जो डॉटर न्यूक्लियाई ज़ीनॉन है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से तो सेम है लेकिन उसका मास नंबर जो है वो कम है, और मास नंबर कम होने की वजह यही वाली है कि उसमें से एक न्यूट्रॉन जो है वो निकल गया। तो इसी तरह से प्रोटॉन डिके जो है ये उन न्यूक्लियाई के अंदर होता है जो कि प्रोटॉन रिच होते हैं। तो इनमें क्या होगा कि प्रोटॉन की तादाद को थोड़ा कम करने के लिए प्रोटॉन जो है एक एमिट हो जाएगा।
और इस डिके में ये होगा कि जो डाटर न्यूक्लियाई है उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। एक इलेक्ट्रॉन इसलिए ज़्यादा होगा कि जनरली जो न्यूट्रल एटम होता है उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो बराबर होती है, जिससे वो न्यूट्रल होता है एज अ होल। लेकिन जब एक प्रोटॉन एमिट हो जाएगा तो उससे इम्बैलेंस हो जाएगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशो, यानी प्रोटॉन कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने से रिज़ल्ट ये बनेगा कि उस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी वो नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाएगा प्रोटॉन डिके के नतीजे में। यानी जब ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है ये सब्सिक्वेंटली जो है वो इजेक्ट हो जाएगा एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से, जिससे वो डाटर न्यूक्लियाई जो है वो इवेंचुअली न्यूट्रल एटम बन जाएगा। दोबारा से ये बात समझते हैं कि जब प्रोटॉन डिके होगा तो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा बिटवीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा हो जाएगा जिससे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इवेंचुअली वो जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वो इजेक्ट हो जाएगा, जिससे डाटर न्यूक्लियाई जो है वो फाइनली एक न्यूट्रल एटम की शक्ल में पैदा होगी। यही वाली बात आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये पेरेंट एटम है, और इस पेरेंट एटम से जब प्रोटॉन डिके हुआ यानी एक प्रोटॉन निकल गया तो ये डाटर न्यूक्लियाई बना जिसका एटॉमिक नंबर एक कम है, यानी एक प्रोटॉन अब तादाद में कम है, और ज़ाहिर है उसका मास नंबर भी कम हो जाएगा, क्योंकि मास नंबर का मतलब यही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो चूँकि प्रोटॉन एक कम हो गया तो मास नंबर जो है वो भी कम हो जाएगा, और साथ में जो है वो एक प्रोटॉन एमिट हो जाएगा। तो इसमें P जो है ये बेसिकली पेरेंट एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि D जो है ये डाटर जो एटम है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कुछ जो हैं वो और तरह के भी डिके होते हैं, जिसमें एक डिके जिसको हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर कहते हैं। तो ये वाली बात आप समझने कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड न्यूक्लियस, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के मुताबिक वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फाइनाइट और स्मॉल टाइम के लिए प्रोबेबिलिटी होती है कि वो न्यूक्लियस के अंदर भी जा सकते हैं, और बेसिकली ये वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इनर मोस्ट शेल के अंदर होते हैं, यानी के शेल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो न्यूक्लियस के अंदर जा सकते हैं। अब वो जब वो न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे एटम, तो वो जो प्रोटॉन होता है वहाँ पे वो उन इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर सकता है, इसको हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर कहते हैं। दोबारा से ये बात समझते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट कर रहे होते हैं, स्पेशली वो इलेक्ट्रॉन जो कि इनर शेल्स में रोटेट कर रहे होते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है कि वो थोड़ा टाइम न्यूक्लियस के अंदर स्पेंड करें और वहाँ पे प्रोटॉन उनको कैप्चर कर सकते हैं। अच्छा, अब वहाँ पे जब प्रोटॉन उनको जो है वो कैप्चर करेंगे तो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये एक एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जो है वो पैदा हो जाएगा। दोबारा से ये बात समझते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स में रोटेट कर रहा है उसके अराउंड, वो उसके लिए ये प्रोबेबिलिटी होती है कि वो कुछ टाइम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर स्पेंड करे और वहाँ पे कैप्चर हो जाए, प्रोटॉन उसको कैप्चर कर ले, और वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके अब कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन में। ये वाली बात आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर है और ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर से अंदर गया और वहाँ पे उस प्रोटॉन ने इसको कैप्चर कर लिया, और इस कैप्चरिंग के नतीजे में ये एक नया न्यूट्रॉन बन जाएगा, ये एक नया न्यूट्रॉन जो है वो पैदा हो जाएगा। यानी मैं क्या कह रहा हूँ कि ये प्रोटॉन जो कि ऑलरेडी न्यूक्लियस के अंदर है, ये इलेक्ट्रॉन जो थोड़े टाइम के लिए न्यूक्लियस के अंदर गया, वहाँ पे फंस गया, प्रोटॉन ने उसको कैप्चर कर लिया, और उस कैप्चरिंग के नतीजे में एक न्यूट्रॉन जो है वो बन जाएगा, और मास मोमेंटम को बराबर करने के लिए उसके साथ जो है वो एक ज़रूरत होती है एक न्यूट्रिनो की, जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख लें कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर किस तरह से होता है। ये जो है वो पेरेंट एटम है जिसमें प्रोटॉन की तादाद Z है। अब जब इलेक्ट्रॉन अंदर गया तो प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके न्यूट्रॉन में वो बदल गया, सो प्रोटॉन की तादाद अब एक कम हो जाएगी। प्रोटॉन क्यों कम हुआ? यानी वो प्रोटॉन जिसने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया वो प्रोटॉन नहीं रहा, वो क्या बन गया? न्यूट्रॉन। अब जो एटॉमिक मास है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, तो अगरचे प्रोटॉन तो एक कम हो गया लेकिन न्यूट्रॉन एक ज़्यादा हो गया, जिससे हुआ ये कि जो मास नंबर है वो स्टिल बराबर रहेगा, यानी जो पेरेंट एटम का मास नंबर है वही डाटर एटम का जो है वो मास नंबर होगा। दोबारा से समझें बात को कि जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके बदल जाता है न्यूट्रॉन में,
तो यानी इस सारे फिनोमेना में एक प्रोटॉन जो है वो कम हो जाएगा और एक न्यूट्रॉन बढ़ जाएगा। एटॉमिक नंबर कम हो गया लेकिन मास नंबर स्टिल सेम रहेगा, क्योंकि मास नंबर मीन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कम हुआ न्यूट्रॉन उतने ही ज़्यादा हो गए, सो ए जो है वो सेम रहेगा। प्लस ये मास एनर्जी को जो है वो कंजर्व करने के लिए साथ में न्यूट्रिनो एक नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जी इलेक्ट्रॉन कैप्चर की। पहली आप एग्जांपल देखें कि आयरन है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 26 है, मास नंबर 55 है, उसके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद 29 है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर हुआ मैंगनीज़ बना जिसमें प्रोटॉन 25 है यानी एटॉमिक नंबर उसका 25 है, यानी एक कम हो गया, मास नंबर बराबर है और न्यूट्रॉन एक ज़्यादा हो गया। यानी पेरेंट आइटम में आप देखें कि न्यूट्रॉन 29 थे और जो डाटर आइटम है उसके अंदर न्यूट्रॉन जो है वो 30 हैं, यानी एक प्रोटॉन कम हुआ एक न्यूट्रॉन ज़्यादा हो गया प्लस न्यूट्रिनो बन गया मास एनर्जी को कंजर्व करने के लिए। नीचे वाली एग्जांपल में आप देखें बेरियम है पेरेंट आइटम जिसका एटॉमिक नंबर 56 है, एटॉमिक मास 131 है, उसके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद 75 है। उसने इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया तो प्रोटॉन कम हो गए 55 हो गए डाटर आइटम में यानी मैंगनीज़ के अंदर, मास नंबर सेम रहा, न्यूट्रॉन एक ज़्यादा हो गया यानी 75 थे बेरियम में जो पेरेंट आइटम था, और जो डाटर न्यूक्लियस जो मैंगनीज़ है उसके अंदर न्यूट्रॉन एक ज़्यादा हो गया 76 प्लस जो है वो एक न्यूट्रिनो आ गया। अच्छा जी, अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं, इनके मतलब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपका ऑलरेडी होगा। ड्यूट्रॉन जो है ये हाइड्रोजन का हैवी न्यूक्लियर होता है, यानी जो हाइड्रोजन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है लेकिन न्यूट्रॉन कोई नहीं होता, यानी इसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर 1 होता है दोनों ही। जबकि ड्यूट्रॉन जो है ये हैवी न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, इसका मास नंबर 2 होता है और एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी ऑर्डिनरी जो न्यूक्लियस होता है हाइड्रोजन का उसके अंदर न्यूट्रॉन कोई नहीं होता, जबकि ड्यूट्रॉन के अंदर एक प्रोटॉन के साथ साथ एक न्यूट्रॉन भी होता है। जो ट्रिटियम है ये इससे भी हैवी न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, यानी इसके अंदर एक प्रोटॉन के साथ साथ 2 न्यूट्रॉन होते हैं। यानी हाइड्रोजन के बेसिकली 3 जो हैं वो आइसोटोप्स होते हैं, एक ऑर्डिनरी हाइड्रोजन जिसमें 1 प्रोटॉन होता है, ड्यूट्रॉन जिसमें एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन, और ट्रिटॉन जिसमें एक प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रिनो की हमने पीछे भी 2-3 जगहों पे आपको नज़र आया कि न्यूट्रिनो जो है ये भी न्यूक्लियर पार्टिकल है और इसका मास कोई नहीं होता, यानी एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल होता है। इसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों जो हैं वो सिवर होते हैं। और ये वाली बात पॉली ने बताई थी कि जब पार्टिकल जो है वो न्यूट्रॉन एमिट करता है और न्यूट्रॉन एमिशन के नतीजे में यानी न्यूट्रॉन का जब डिके होता है तो वो कन्वर्ट होता है कि इसमें बेसिकली एक प्रोटॉन और एक बीटा पार्टिकल में, तो उसके साथ साथ एक न्यूट्रिनो एमिट होता है। दोबारा से ये बात समझ लें कि जब न्यूट्रॉन का डिके होता है उस डिके के नतीजे में एक प्रोटॉन और एक बीटा पार्टिकल बनता है, तो उसके साथ साथ एक मैसलेस पार्टिकल न्यूट्रिनो फॉर्म हो रहा होता है।